नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 9 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे और तीनों जबरदस्त इश्यूज हैं। पहला तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से संबंधित आर्टिकल है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का मल्टीपोलर वेस्ट से संबंधित है। पहले हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते थे जिसमें वेस्ट यूनाइटेड होता था। अब वेस्ट खुद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग इशू है। और लास्ट का आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, यूके वाला नहीं है, ऊपर वाला है। प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित पॉलिटी का बहुत जबरदस्त आर्टिकल है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है। सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी। इन तीनों साइंटिस्ट ने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे काम किया और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ने देखो पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया कि सोसाइटी में मटेरियल किस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं और उनका क्या रोल हो सकता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक्स की सहायता से डिस्कस करेंगे। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं और इन साइंटिस्ट ने क्या किया है और कैसे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ने। एक काम करते हैं, आगे जाते ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। एटम क्या होता है? देखो, दुनिया की हर चीज, चाहे वो पानी हो, लोहा हो या आपका फोन हो, बहुत ही छोटे छोटे कणों से यानी पार्टिकल से बना हुआ है और इन्हें बोलते हैं एटम्स। जब देखो 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो वो बन जाता है एक मॉलिक्यूल। जैसे H2O है, समझ गए? हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे H2O है, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मॉलिक्यूल। और ये आपस में जुड़ते कैसे हैं? जैसे ये H है, ये H है, ये H है और बीच में ये O है, तो ये जुड़ते कैसे हैं आपस में? ये आपस में जुड़ते हैं एक ग्लू की सहायता से, एक रस्सी की सहायता से। और उस जुड़ाव को, यानी उस ग्लू को, उस रस्सी को कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ये देखो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन है, आकर्षण है। ये बीच में जो एटम्स जुड़े हुए हैं ना आपस में, इस ग्लू को, इस रस्सी को कहते हैं बॉन्ड। ये एटम्स के बीच का अट्रैक्शन है। अब समझ गए आप? अब इसके अलावा एक चीज और, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स देखो, ये वो एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पे ना थोड़े हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और कई दिशाओं में बॉन्ड बना सकते हैं। कई दिशाओं में बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एटम है, ये इधर भी एक बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम के साथ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जो मेटल होते हैं ना, ये बॉन्ड बना सकते हैं, कठोर होते हैं। जैसे देखो आयरन है, कॉपर है, ये सब हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो मेटल्स को ना आप बिल्डिंग का कोना समझ लीजिए। जैसे मान लो ये आप एक कमरा बना रहे हो, तो मेटल को आप ना कोने पे रख दोगे तो यहां से भी अटैच कर देगा, यहां से भी अटैच कर देगा। तो मेटल क्या करते हैं? जॉइंट्स का काम करते हैं। चूंकि हर डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकते हैं, तो मेटल जॉइंट्स का काम करते हैं, घर में कॉर्नर का काम करते हैं। समझ गए? अब दूसरी तरफ आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। केमिस्ट्री में देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक कहते हैं ना, हमारा मतलब होता है ऐसी चीजें जिसमें कार्बन एटम जरूर हो। और कार्बन की देखो सुपर पावर ये होती है कि वो ना लंबी लंबी चेन्स या फिर लड़ियां बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा C6H6, कार्बन फिर ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाता है कि वो लंबी लंबी लड़ी बन जाती है। ये देखो, समझ गए? लिंकर का काम करता है। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, इस वजह से ये काम करते हैं लिंकर का। जैसे देखो प्लास्टिक है, लकड़ी है, कपड़ा है, हमारा शरीर, सब ऑर्गेनिक है। इन्हें ना आप 2 जॉइंट्स को जोड़ने वाला सरिया या डंडा समझ लीजिए।
जैसे देखो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, मेटल क्या काम करता है, जॉइंट्स का काम करता है, कॉर्नर पे इसे प्लेस किया जा सकता है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, लेकिन बीच में ये क्या है, ये है बीच में लिंकर, सरिया, डंडा, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन एटम होता है और ये एक लड़ी टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है, डंडे टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये बेसिक्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब देखो आपके पास में 3 चीजें हैं। पहली चीज आपके पास में क्या है, आपके पास में जॉइंट्स हैं, मेटल जॉइंट्स का काम करते हैं। और दूसरी चीज आपके पास में ना डंडे हैं बीच में, यानी सरिया हैं, सरिया मतलब आयरन की रोड है। ये आयरन की जो रोड है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और तीसरे नंबर पे आपके पास में क्या है, आपके पास में उन्हें जोड़ने वाला ग्लू भी है। ग्लू मतलब बॉन्ड है। मैंने बोला था ना, ये बीच में जो है अदृश्य जो अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, ये क्या है, ग्लू है, जो दोनों को आपस में जोड़ता है। तो ये ग्लू है। 3 चीजें हमारे पास में, जॉइंट्स हैं, डंडे हैं यानी लिंकर हैं जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ग्लू है जो बॉन्ड बनाते हैं मतलब आपस में जोड़ते हैं। तो अब इन तीनों चीजों को हम जोड़ते हैं तो हमें मिलते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या मिलते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखो एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो मेटल आयंस को आपस में जोड़ता है, मेटल आयंस यानी जॉइंट्स को जोड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी लिंकर्स को जोड़ता है, और तीसरे नंबर पे ग्लू। और इन तीनों के आपस में जुड़ने से बनता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और इसे बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत काम का होता है। काम का क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए। मेटल यहां पे देखो जॉइंट्स हैं, बीच में ये जो रोड आपको दिख रही है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपस में जुड़े हुए हैं किसकी सहायता से, आपस में ये जुड़े हुए हैं एक ग्लू की सहायता से, जिन्हें बॉन्ड कहते हैं। अब समझ गए, तो ऐसा स्ट्रक्चर। अब आपसे कोई पूछे MOF क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है, आप बोलोगे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जिसमें जॉइंट्स पे मेटल आयंस हैं और लिंकर्स का काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको चिपकाने का आपस में काम करता है ग्लू, जिसे बोलते हैं बॉन्ड। समझ गए। तो एक ये आप और तस्वीर देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पे जो कोने में आप देख रहे हो ये है मेटल आयंस, ये जॉइंट्स का काम करते हैं, और ऑर्गेनिक लिंकर बीच में डंडे डंडे देख रहे हो। और ये जो 3D स्ट्रक्चर बना ये क्या बना, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बन गया। अब ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनता है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि देखो ये एक जाल जैसा ढांचा है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी जगह खाली है। बीच में तो जगह खाली है ना, ये खाली है, यहाँ पे खाली है, जगह खाली है। ये तो ढांचा बना है, जैसे हमने सरिये लगा दिया, उनको आपस में जोड़ दिया। कोई सीमेंट की दीवारें थोड़ी ना हमने लगाई हैं। तो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे खाली जगह, ये सारा ढांचा है। खाली जगह जो यहाँ पे हैं, छेद हैं, इनको बोलते हैं पोर्स। इमेजिन कीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा है या फिर स्पंज है, स्पंज का रसगुल्ला आपने खाया होगा, जिसके अंदर ना छोटे छोटे लाखों छेद होते हैं। तो ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना, वो भी एक क्रिस्टल वाले स्पंज ही हैं। जैसे स्पंज का रसगुल्ले में छेद होते हैं, वो रस सोख लेता है ना, वैसे ही ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं, इनमें पोरोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, और ये ना लिक्विड और गैस को सोख सकते हैं खाली जगह पे। समझे। अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, अल्ट्रा हाई पोरोसिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी खास बात ये होती है, इनका ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का सरफेस एरिया काफी हाई होता है। इन छोटे छोटे लाखों छेदों की वजह से ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर का जो सरफेस एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ गए। मतलब 1 चम्मच आप MOF पाउडर लोगे ना, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वाला पाउडर लोगे, तो उसका सरफेस एरिया एक फुटबॉल के फील्ड के बराबर होगा। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि देखो ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं ना, इसके अंदर छोटे छोटे इतने छेद होते हैं कि सरफेस एरिया अगर उनका टोटल काउंट करोगे ना, वो आपको बड़ा मिलेगा उन पोर्स के कारण, उन छेदों के कारण।
समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को चिपकाने के लिए ना बहुत जगह मिल जाती है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर अगर हमें गैस मॉलिक्यूल्स को चिपकाना है या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को चिपकाना है तो जगह काफी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर जो सरफेस एरिया है छेदों के कारण वो बहुत ज्यादा है। तो ये दो बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं। तो ये मैंने आपको ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब देखो 3 साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, एक एक करके मैं ये भी बता देता हूं डिस्कवरी स्टोरी क्या है, कैसे कैसे किस साइंटिस्ट ने ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को इवोल्व किया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट रिचर्ड रॉबसन की। देखो ये जो साइंटिस्ट थे ना, ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये बता रहे थे बच्चों को कि कैसे बॉन्ड वगैरह बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना लकड़ी के बोल्स यानी वुडन बोल्स को ना एटम मानकर उनमें ना छेद करवा दिया और रोड से उनको आपस में जोड़ दिया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये एटम है, ये एटम है, ये लकड़ी का था, वुडन बोल्स थी, इनमें छेद करवा दिया, यहां भी छेद करवा दिया और इनको आपस में एक रोड की सहायता से जोड़ दिया। तो रिचर्ड रॉबसन ये सिखाना चाह रहे थे बच्चों को कि सिंपल बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है एटम्स के बीच में। लेकिन यहीं पे आता है जबरदस्त मोमेंट। रिचर्ड रॉबसन ने सोचा कि मैं एटम्स को आपस में क्यों जोड़ूं, मैं एटम्स को आपस में क्यों जोड़ूं, क्या मैं मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ सकता हूं? अगर मैं मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता हूं तो मैं एक बढ़िया मटेरियल तैयार कर सकता हूं। यह सोचा रिचर्ड रॉबसन ने। पहले तो क्या ये किस पे काम कर रहे थे, जैसे H को ये इस प्रकार से HOOH, ये 3 एटम्स को आपस में जोड़ दिया, H2O मॉलिक्यूल बन गया। तो इन्होंने सोचा मैं एटम्स को क्यों जोड़ूं, जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल बने हुए हैं, जैसे H2O है, CH4 है, क्यों ना मैं इनको आपस में जोड़ूं और एक बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार करूं। ऐसा इन्होंने सोचा। तो यहीं से देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की कहानी स्टार्ट होती है। रॉबसन ने ना मेटल आयंस और ऑर्गेनिक रोड्स, जो दोनों को जो लिंकर का काम करते हैं, इन दोनों के साथ में ना रिचर्ड रॉबसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा जाल, एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो 3D लैटिस की तरह दिखता था, इस प्रकार से दिखता था, समझ गए, जैसा एक मोलिकुलर स्पंज हो। बट प्रॉब्लम यह थी, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन रिचर्ड रॉबसन ने इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, थोड़ा हिलते ही कोलैप्स हो जाता था, वाटर से या हीट से वो टूट जाता था। लेकिन देखो रिचर्ड रॉबसन ने ना फाउंडेशन रख दी और केमिस्ट्री की दुनिया में ना एक नया कंसेप्ट आ गया था जो रिचर्ड रॉबसन लेके आए, मेटल ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। ये आप कह सकते हो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का ना एक प्रकार से बीज था, एक सोच जो अगले 2 दशकों तक इवोल्व होती रही। फिर अगला बड़ा काम किसने किया, अगला बड़ा जो काम था फिर किया दूसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सुसुमु कितागावा। सुसुमु कितागावा, इनकी एक फिलोसफी है, द यूजफुलनेस ऑफ यूजलेस। द यूजफुलनेस ऑफ यूजलेस यानी दुनिया जिन चीजों को बेकार समझती है उनमें छुपी है असली उपयोगिता, यानी असली यूजफुलनेस। कितागावा ने ना रॉबसन के काम को देखा और सोचा, इन्होंने स्ट्रक्चर तो सुंदर बनाया है, पर अगर यह मजबूत हो जाए तो यह कमाल कर देगा। तो फिर इन्होंने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को ना स्टेबल बनाने के लिए नए मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिंकर यूज किए। पॉइंट समझ गए? रिचर्ड रॉबसन ने मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तो बना दिया था, अनस्टेबल था। सुसुमु कितागावा ने सोचा कि स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर, मैं मेटल आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस प्रकार से चूज करूं कि स्ट्रक्चर स्टेबल बन जाए। तो रिजल्ट, उन्होंने बनाया दुनिया का पहला स्टेबल पोरस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना छोटे छोटे छेद यानी छोटी छोटी कैविटीज बनी होती थी। अब यहां से देखो गेम बदल गया। कितागावा ने ना यह साबित कर दिया था कि मटेरियल्स सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं है बल्कि फंक्शनल भी है। कैसे? उन्होंने ना कई सारी गैसेस को, जैसे CO2 को, O2 को, NH3 को, इन छोटे छोटे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के पोर्स में, छेदों में स्टोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के
छेद है ना, कैविटीज हैं, समझ गए? यहां पे ना गैस मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकता है और फिर वापस निकल भी सकता है बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए। तो ये था एक प्रकार का रेवोल्यूशन मटेरियल साइंस में। अब देखो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो थे ना, एक स्पंज की तरह बिहेव कर रहे थे। बाकी गैस मॉलिक्यूल्स को और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके इनके अंदर रखा जा सकता था और वापस रिलीज भी किया जा सकता था। जैसे लंग्स सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, वैसे ही ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स बिहेव कर रहे थे, गैस ले रहे थे छोड़ रहे थे। तो कितनी बढ़िया चीज मटेरियल साइंस की दुनिया में कर दिखाई सुसुमु कितागावा ने। फिर उमर यागी ने क्या किया? इन्होंने काम देखो किया 1990s में और 2000 में। ये कहां के थे? ये जॉर्डन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया देखो, अब कहानी का ना सबसे मेन पार्ट आता है। जॉर्डन के अम्मान में, इनकी कैपिटल है ना जॉर्डन की अम्मान, वहां पे ये पैदा हुए थे। एक कमरे के घर में बड़े हुए, ना बिजली ना पानी। एक दिन ना बचपन में लाइब्रेरी में छुप कर घुस गए और जो पहली किताब मिली केमिस्ट्री की थी और वहीं से इनकी जिंदगी बदल गई। यागी के लिए केमिस्ट्री एक जादू की तरह था, मगर देखो वो इस जादू को ना प्रिडिक्टेबल बनाना चाहते थे। वो कहते थे मैं ना केमिस्ट्री को लीगो ब्लॉक्स की तरह बनाना चाहता हूं। लीगो ब्लॉक्स समझते हो क्या होता है? ये है देखो लीगो ब्लॉक्स, जो आपने देखा होगा ना छोटे बच्चे जिनसे खेलते हैं, एक स्ट्रक्चर दूसरे के अंदर फिट हो जाता है। तो एक्चुअल में देखो जो पिछले साइंटिस्ट थे ना सुसुमु कितागावा, इन्होंने स्टेबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क तो बना दिए, लेकिन इन्होंने ना हिट एंड ट्रायल से बनाए। इन्होंने अलग अलग मेटल्स और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में ट्राई किया और पता लग गया कि अच्छा ये स्टेबल बन गया। लेकिन जो अगले साइंटिस्ट थे ना उमर यागी, ये कहते थे कि मैं ना इस चीज को ना प्रिडिक्टेबल बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हम हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते रहें, ये स्टेबल बन गया ये नहीं बना। जैसे लीगो ब्लॉक्स होते हैं ना, पता होता है एक स्ट्रक्चर किसके अंदर फिट होगा। तो मैं भी इसी प्रकार का कंसेप्ट बनाना चाहता हूं और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? रेटिकुलर केमिस्ट्री। ये देखो रेटिकुलर केमिस्ट्री कंसेप्ट यहां पे निकल के आता है, यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम एटॉमिक और मोलिकुलर यूनिट्स को जानबूझकर ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। बिल्डिंग का जो आर्किटेक्ट होता है ना, उसे पता है यहां पे लगाऊंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे लगाऊंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसी प्रकार से उमर यागी चाहते थे कि सोच समझ के ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है ना डिजाइन होने चाहिए, थोड़े प्रिडिक्टेबल होने चाहिए कि ये मेटल रखेंगे तो ये बनेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए? तो 1995 में, चलो उससे पहले एक चीज और बताता हूं। उन्होंने ना मेटल्स जैसे देखो जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है। अब इनको और ऑर्गेनिक लिंकर्स जैसे देखो, अब नाम तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट है, ऐसा कुछ नाम है, सिर्फ नाम है, मतलब एग्जांपल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका। तो इनको ना बिल्कुल प्रिसाइज रेशो में जोड़ा और प्रिसाइज रेशो में जोड़ा, रिजल्ट क्या निकला? एक परफेक्ट 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा परफेक्ट 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें बीच में खाली जगह थी और जैसे होटल के कमरे, और हर गेस्ट के लिए जगह थी। मतलब इन्होंने ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को प्रिडिक्टेबल बना दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बात नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा, इसके लिए मैं ये मेटल लूंगा और इसके लिए मैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा। तो 1995 में ना इनकी टीम ने एक ऐसा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया जो इतना स्टेबल था कि इवन 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर भी वो नहीं टूटा। यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क अब हिट एंड ट्रायल से नहीं चल रहे थे, क्यूरोसिटी नहीं रह गई थी, ये इंडस्ट्रियल रियलिटी बन गया था। ये कर दिखाया इन्होंने उमर यागी ने, तीसरे नंबर के साइंटिस्ट ने। समझ गए? और उस दिन देखो समझ में आया कि इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको बताऊं उससे पहले देखो, पहले जो साइंटिस्ट थे रॉबसन, उन्होंने एक ड्रीम दे दिया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाए जा सकते हैं। किटागावा ने क्या किया? किटागावा ने स्टेबिलिटी पे काम किया, हिट एंड ट्रायल किया और स्टेबिलिटी पे काम किया। लेकिन तीसरे जो साइंटिस्ट थे ना यागी, इन्होंने तो ऐसे मटेरियल बनाना स्टार्ट कर दिया
जो प्रिडिक्टेबल हों, मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। फिर तो इनकी इनोवेशन से तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका जो यूज था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, अब हवा से पानी निकालना है अगर आप अपने को, जैसे देखो उमर यागी जो थे ना, जहां बचपन में पानी के लिए तरसते थे, गरीब थे, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जो रेगिस्तान की हवा से पानी निकाल सकती है। इन्होंने ना कुछ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को ना इस प्रकार से डिजाइन किया कि उनके कमरे पानी के मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। अब यहां पे जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए अट्रैक्ट करते हैं, तो कितना बढ़िया होगा। रात में जब हवा में थोड़ी नमी आती है तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर फिर पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। कितना बढ़िया है। मतलब दिन में जब धूप निकलती है तो हल्की सी गर्मी से ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पानी को वापस छोड़ देते हैं, जिसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को यूज किया जाने लगा। ये देखो ऐसे कंपाउंड जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और धूप आने पे छोड़ देते हैं, तो उसको कलेक्ट किया जा सकता है। फिर फूड प्रिजर्वेशन देख लीजिए। मतलब किसानों का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, जब उनकी फसल मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती है। अब मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ने क्या किया, जब फल पकते हैं ना तो वो एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम होता है इथाइलिन। यानी गैस दूसरे फलों को भी तेजी से पकाती है और सड़ाती है। लेकिन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के स्पेशल कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं जो इस इथाइलिन गैस को सोख सके। कितनी बढ़िया चीज है। दो फल हैं, एक फल पक गया तो ये इथाइलिन गैस रिलीज करेगा, ये दूसरे फल को भी पकाएगा, सड़ाएगा, तीसरे को भी। लेकिन मान लीजिए पहला फल पका तो उसे एक ऐसे मेंटेनल कंटेनर में इन फलों को रखा हुआ है जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क हैं, जो इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर दूसरे जो फल हैं वो खराब नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर नेक्स्ट है पोल्यूशन लेवल। हमारे पानी में देखो, आपको पता है बहुत हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो कई बार घुल जाते हैं, जिनसे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा हो जाता है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क देखो एक सुपर स्पंज की तरह डिजाइन किए जा सकते हैं। इन छेदों में ना वो उन हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में कैसे यूज किया जा सकता है, जैसे फैक्ट्री की चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से गुजारा जा सकता है। और ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इस प्रकार से डिजाइन किए जा सकते हैं कि वो बाकी गैसेस को जाने दे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर कैद कर ले। तो कुल मिला के देखो ये सारे जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं हमने डिस्कस किए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के, और पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सी राजा मोहन का है इंडियन एक्सप्रेस से। इन मल्टीपोलर वेस्ट इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपोलर वेस्ट में इंडिया के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है वो सब डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर भारत की यात्रा पर अभी फिलहाल आए हुए हैं, और दूसरी तरफ इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ में नेगोशिएशन कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और EFTA कंट्रीज के साथ में तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो साइन भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो मतलब यूरोप के साथ में खास करके हमारी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। चलो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। जब भी देखो हम वेस्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में देखो अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की तस्वीर सामने आती है। और देखो ये सही भी है। हुआ ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ना दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ देखो USA और वेस्टर्न यूरोप के साथी यूके, जापान, ये सारे देश थे जहां पे देखो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी। मतलब डेमोक्रेसी की सहायता से इन देशों को रूल किया जा रहा था, फ्री मार्केट पे फोकस था। और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप था USSR का। दूसरा ग्रुप था USSR यानी सोवियत यूनियन और इनके साथियों का, जो देखो कम्युनिज्म को मानते थे। और इनका ग्रुप था वारसा पैक्ट। क्या था? वारसा पैक्ट।
और जो वेस्ट वाले थे, यूएसए, इनके वेस्टर्न यूरोप के साथी, जापान वगैरह ये सारे देश, इन्होंने मिलकर बनाया नाटो। क्या बनाया? नाटो। अब उस समय देखो ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना यूरोप की भारी तबाही हुई थी, तो इन्होंने ना मार्शल प्लान लॉन्च किया था यूएसए वालों ने यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए। तो यूरोप को लगा यार यूएसए हमारी इतनी हेल्प कर रहा है हमें रीबिल्ड करने के लिए, तो बदले में यूरोप ने ना अपनी फॉरेन पॉलिसी जो थी ना, बदले में यूरोप ने अपनी फॉरेन पॉलिसी यूएसए के कदमों में रख दी कि यूएसए जो डिसाइड कर लेगा, कोई बात नहीं, हम तो यूएसए की बात मानेंगे, यूएसए जो करेगा हम भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए मदद कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज की उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रीबिल्ड करने में। तो वेस्ट एक यूनिफाइड टीम इमर्ज होके आया, किसके लीडरशिप में? यूएसए की लीडरशिप में। समझ गए? तो ये कहानी है। इसी दौर में कोल्ड वॉर चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, कब खत्म हुआ? 1990-91 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तब बहुत सारी बातें बोली गई कि यूएसए में अब पूरे वर्ल्ड में अब सिर्फ एक पावर बच गया है, वो है यूएसए। यानी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होके आया, पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एक ही पोल, वो था यूएसए। उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बात भी बोली थी कि अब हिस्ट्री का अंत हो चुका है, और रिजल्ट ये निकला है यूएसए यानी वेस्ट की आइडियोलॉजी की जीत हुई है। लिबरल डेमोक्रेसी ये मॉडल बेस्ट है, क्योंकि यही देश सरवाइव कर पाए, और कम्युनिज्म वाले देश कोलैप्स कर गए जैसे सोवियत यूनियन है, तो वो आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है। तो उस मूवमेंट को ना 1990-91 में जो मूवमेंट आया था, उस मूवमेंट को वेस्ट अपनी जीत मानकर जश्न मना रहा था और पूरी तरह से यूनाइटेड था। लेकिन देखो ये जो यूनिटी थी ना वेस्ट के बीच में, वो हमेशा नहीं रही। आर्टिकल बोलता है 1991 में जल्द ही यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में ना, ऐसा नहीं कि यूएसए का यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ज्यादा समय तक टिक पाया, नहीं। जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा टुकड़ा था ना, रशिया शुरू में तो रशिया को यूं लगा कि अरे यार यूएसए अब हमें इज्जत देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके वर्ल्ड चलाएंगे। लेकिन थोड़े समय बाद ही रशिया को यह समझ में आ गया कि वेस्ट मुझे कभी इज्जत देगा नहीं, वेस्ट मुझे कभी इज्जत देगा नहीं। तो इस वजह से रशिया भी ना रिसेंटफुल हो गया। जो नया ऑर्डर इमर्ज होके आया ना, यूएस सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएसए एकमात्र सुपर पावर, तो रशिया शुरू में तो चलो सेटिस्फाई था कि ठीक है मिलके वर्ल्ड चलाएंगे, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये वर्ल्ड ऑर्डर मुझे पसंद नहीं है जिसमें सिर्फ यूएसए की चले। और चाइना भी अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चाइना स्ट्रोंग हो चुका था, तो इन्होंने बहुत स्ट्रोंग मिलिट्री पावर बनाई। तो इन दोनों देशों ने ना मिलके पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर पे काम करना स्टार्ट किया कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं जिसमें सिर्फ वेस्ट की ना चले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सिर्फ वेस्ट की चली थी। इन्होंने ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन जैसे संस्थान बनाए। यूएन तो चलो छोड़ दीजिए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान, इनमें ना वेस्ट का बोलबाला था। लेकिन चाइना रशिया ने सोचा कि हम देखो अब एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जिसमें सिर्फ वेस्ट की नहीं चलेगी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और इंडिया जैसे देश भी कहने लगे कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए, ना तो अकेले रशिया की चले, ना अकेले यूएस की चले, कई सारे पोल्स होने चाहिए, एक बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। अब यहां पे सी राजा मोहन एक बहुत गहरी बात बोलते हैं। सी राजा मोहन कहते हैं कि देखो पहले तो वेस्ट के अपोजिंग कंट्री थे, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ये मल्टीपोलर ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते थे। लेकिन अब तो देखो वेस्ट के अंदर से ही डिमांड उठने लगी है कि वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होना चाहिए। मतलब पहले यूरोप के जो देश थे ना, वो यूएसए की लीडरशिप में आते थे, वेस्ट यूनाइटेड था। लेकिन अब खुद वेस्ट के अंदर का जो यूरोप है ना, वो बोलने लगा है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए। और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है ट्रंप को। समझ गए? सिंपल शब्दों में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वेस्ट के देश अब हर बात पे देखो अमेरिका की हां में हां नहीं मिलाते, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, यूरोप के देशों के अपनी सोच है। अमेरिका, यूरोप, यूके अब सब ना अलग अलग सोच रहे हैं, सब यूनाइटेड नहीं है। और श्रेय किसको जाता है? ट्रंप को। ट्रंप की पॉलिसी क्या? अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका के हित सबसे ऊपर, बाकी सब बाद में। इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने क्या किया? अलायंसेस को क्वेश्चन किया।
उन्हें नाटो को पुराना बोल दिया और कहा कि यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा का खर्चा खुद उठाएं। उन्होंने यूरोपियन पार्टनर्स के ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा दिए, टैक्स लगा दिए, और इवन ना उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकाल लिया, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है या फिर ईरान न्यूक्लियर डील है। तो इससे क्या हुआ? सोचो, आप एक टीम का हिस्सा हो और आपका कैप्टन ही कहने लगे कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, तो टीम का क्या होगा? जाहिर तौर पे टीम बिखर जाएगी। और यूरोप के साथ भी यही हुआ। उनको एहसास हो गया कि वो अब अमेरिका पे ना 100% भरोसा नहीं कर सकते। तो ट्रंप के जो एक्शंस है ना, ट्रंप के एक्शंस ने यूरोप के देशों को ना नींद से जगा दिया। उन्हें समझ में आ गया कि अपनी सुरक्षा पर अपने फैसले खुद लेने होंगे, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब अपने देश या कॉन्टिनेंट के लिए फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस या फिर इकोनॉमिक फैसले खुद लेने की आजादी, बिना किसी दूसरे के दबाव के। जैसे पहले ये यूरोप वाले देश यूएसए के दबाव में डिसीजन लेते थे, लेकिन अब इनका कहना है और नहीं, हम हमारे इकोनॉमिक फैसले, फॉरेन संबंधित फैसले खुद लेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैक्रोन का यूरोप, ये कंसेप्ट है, देखो मैक्रोन का यूरोप पुशिएंट, ये कुछ स्पेलिंग है यहां पे, ये तो यहां पे तो गलत लिखी हुई है शायद, यहां से दिखाता हूं। ये देखो, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली स्लाइड है, और ये है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है यूरोप पुशिएंट है, पता नहीं जो भी है, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। ये देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने दिया, और इसका मतलब है एक शक्तिशाली यूरोप, एक ऐसा यूरोप जिसका अपना मिलिट्री पावर हो। ये कंसेप्ट मैक्रोन का है। फिर जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है ना, शोल्ज, इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया, जाइटवेंडे। ये देखो जाइटवेंडे, मतलब ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एक नए युग की शुरुआत। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया ना, तो तब जर्मनी के चांसलर ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया कि अब हमें अपने डिफेंस पे खर्च करना होगा, ये एक नए युग की शुरुआत है, हमें अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। फिर देखो एक और भी है, यूरोपियन यूनियन कमीशन के जो चेयरमैन है लियन, उन्होंने भी एक बात बोली कि यूरोप मस्ट बी प्रिपेयर टू स्टैंड इन ऑन इट्स ओन फीट, मतलब यूरोप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए, इवन इकोनॉमिक फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और मिलिट्री फील्ड में। तो जब देखो यूरोप अपने पैरों पे खड़ा होने की शुरुआत कर रहा है ना, तो इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो यूरोप को ना इंडिया की आवश्यकता है। पहले यूरोप की दुनिया सिर्फ चाइना तक सीमित थी, उनके लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना था, लेकिन अब यूरोप को समझ में आ गया है चाइना पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी आगे चल के खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए वो डी रिस्किंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और इंडिया उनके लिए एक नेचुरल चॉइस है। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है इंडिया। तो आर्टिकल में यूरोपियन यूनियन के सितंबर 2024 के जॉइंट कम्युनिकेशन का जिक्र है। यूरोपियन यूनियन का जॉइंट कम्युनिकेशन आया था सितंबर 2024 में, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया की सक्सेस से यूरोपियन यूनियन को फायदा होता है और यूरोपियन यूनियन की सक्सेस से इंडिया को फायदा होता है। दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। कहां कहां पे कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों? जैसे देखो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन कर रहे हैं काफी समय से, और EEFTA एक दूसरा ग्रुप है, इनके साथ में तो हमारा हो चुका है एग्रीमेंट। टेक्नोलॉजी, जैसे देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, 5G 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेशन हो सकता है। डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कनेक्टिविटी, जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, तो उसका जवाब देना हो तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। यूरोपियन यूनियन का एक ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम है, ये काउंटर है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो इस ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम में इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। लेकिन देखो अपॉर्चुनिटीज हैं तो चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटीज ये है, देखो जब वेस्ट एक था ना, तो इंडिया को पूरे ग्रुप से डील करना पड़ता था। अब इंडिया ना अमेरिका से अलग, यूके से अलग, फ्रांस से अलग और जर्मनी से अलग अलग डील कर सकता है। जैसे हमने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, जिसे अमेरिका नाराज था, लेकिन उसी वक्त हमने फ्रांस से राफेल जेट खरीदा। तो ये इशू बेस्ड कोएलिशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? अगर देखो वेस्ट आपस में डिवाइडेड रहेंगे ना,
तो चाइना जैसे अथॉरिटेरियन देशों की ना हिम्मत बढ़ जाएगी। जैसे अगर साउथ चाइना सी में चाइना कोई एग्रेसिव मूव करता है और यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन अलग अलग बयान देते हैं, तो चाइना पे ना प्रेशर कम हो जाएगा। एक यूनाइटेड वेस्ट का दबाव ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इससे ना ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इंडिया की डिप्लोमेसी देखो इस बदलाव को ना समझ रही है। हम यूएसए के साथ क्वाड में हैं, रशिया के साथ ब्रिक्स और एससीओ में हैं, हम वेस्ट से भी दोस्ती निभा रहे हैं और रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं। तो ये एक ना मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है जिसे इंडिया अभी तक अच्छे से कर रहा था, लेकिन आगे इंडिया को ना थोड़ा और बढ़िया डिप्लोमेसी यहां पे दिखानी पड़ेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। द डेंजर ऑफ एन अनचेक्ड प्री क्राइम फ्रेमवर्क। बहुत बढ़िया आर्टिकल है। आप ना सिलेबस में इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है ये आर्टिकल? देखो, सबसे पहले मैं आपके ना बेसिक्स क्लियर करता हूं। संविधान में आपने ना डिटेंशन के बारे में सुना होगा। ये जो डिटेंशन होते हैं ना, यानी पुलिस किसी को डिटेन कर लेती है, पकड़ लेती है, ये डिटेंशन देखो दो टाइप का होता है। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहला क्या होता है, आर्टिकल में बेसिक्स नहीं दिए हुए हैं, मैं बेसिक्स आपके पहले कवर करवा रहा हूं ताकि आर्टिकल अच्छे से समझ में आए, इसलिए स्लाइड पे सीधा नहीं जाते हैं। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन मतलब सजा देने के लिए अरेस्ट। आपने कोई जुर्म किया है, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट में केस चला और आप दोषी पाए गए, फिर आपको जेल हुई। यहां देखो आपको जो सजा मिली वो जुर्म करने के बाद मिल रही है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहां कहानी उल्टी है। इसका मतलब है जुर्म रोकने के लिए अरेस्ट करना। सरकार को ना सिर्फ शक है कि आप फ्यूचर में कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे देश की सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो सकता है, तो आपको ना जुर्म करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है? ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां देखो ना तो कोई एफआईआर होती है, ना कोई कोर्ट ट्रायल, ना आप दोषी साबित हुए, सिर्फ शक के आधार पे आपकी आजादी छीन ली जाती है। तो ये देखो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने खुद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कहा था कि इस पावर का जो इस्तेमाल है बहुत ही कम और रेयर एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का। समझ गए? और ये कानून आया कहां से? देखो, अगर इस कानून के इतिहास में हम जाएं, एक बार मैं स्लाइड निकाल लेता हूं। ये देखो, ये स्लाइड मैंने निकाल ली। कॉलोनियल इरा की बात कीजिए। देखो, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1818, अंग्रेज इसका इस्तेमाल ना क्रांतिकारियों और आजादी के परवानों को ना बिना किसी ट्रायल के जेल में डालने के लिए किया करते थे। तो यहां पे इस कानून में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन था। सोचो, जिस कानून से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को दबाया गया था वो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। फिर इसके बाद ना 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसमें भी पब्लिक ऑर्डर के नाम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजन किए गए थे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया जा सकता है। फिर देखो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स हुई। जब हमारा संविधान बन रहा था ना, तो इस पर बहुत बहस हुई थी। देश तब पार्टीशन, दंगों और इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा था। तो इसलिए ना कुछ नेताओं ने ना इसको देश की सुरक्षा के लिए जरूरी माना। बोला कि देखो, दंगे हो रहे हैं तो देश की सुरक्षा के लिए ये सब चीजें जरूरी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी है। लेकिन ना एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे जिनका नाम था सोमनाथ लहरी। क्या नाम था? सोमनाथ लहरी। इन्होंने बोला कि यार ये प्रोविजन करके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन करके ना हमारा संविधान पुलिस कांस्टेबल वाला संविधान बन गया है, जहां पुलिस के पास हद से ज्यादा पावर होंगी। तो इसलिए ना एक मशहूर लेखक हैं गौतम भाटिया, इन्होंने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कन्वर्सेशन विद पावर, इस बुक में इन्होंने एक बात लिखी है कि ये कानून ना एक अजीब सी जगह पर बैठा है और कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पर इस्तेमाल ऑर्डिनरी तरीके से होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट्स हुई थी, तब बोला गया था कि रेयर सिचुएशंस में, एक्सेप्शनल सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, बट अब तो देखो बिल्कुल ऑर्डिनरी ढंग से प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो इस्तेमाल है वो होता है। अब एक चीज आपको बताता हूं। देखो, वैसे हमारे संविधान में ना एक गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है?
गोल्डन ट्रायंगल है, एक तो देखो आर्टिकल 14, एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 21। 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब कानून के सामने सब बराबर। 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, ये सब। फिर इसके बाद में है आर्टिकल 21, ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने की आजादी डिग्निटी के साथ में। तो ये है गोल्डन ट्रायंगल संविधान का, समझ गए। लेकिन देखो जैसे ही आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन आता है, तो राइटर कहते हैं ये ना आर्टिकल 22 एक प्रकार से ना बरमूडा ट्रायंगल की तरह है, क्योंकि जैसे ही संविधान का आर्टिकल 22 आता है, ये तीनों जो गोल्डन ट्रायंगल वाले जो आर्टिकल्स हैं ना, वो गायब हो जाते हैं आर्टिकल 22 के आने पर, समझ गए। क्योंकि देखो आर्टिकल 22 जब अप्लाई हो गया, मतलब पुलिस ने किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, तो फिर तो उस समय ना तो आर्टिकल 14 एप्लीकेबल है, ना आर्टिकल 19 एप्लीकेबल है, ना आर्टिकल 21 एप्लीकेबल है। जब आर्टिकल 22 एप्लीकेबल हो गया तो ये तीनों आर्टिकल्स गायब हो जाएंगे। और ऐसा कैसे होता है? कुछ केसेस के नाम बताए गए हैं, जैसे देखो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है 1950 का। ये ना आजाद भारत का ना टर्निंग पॉइंट केस था। हुआ क्या था इस केस में? जो ए के गोपालन थे ना, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्हें देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। उन्होंने ना कोर्ट में ये बोला, मेरी आजादी यानी आर्टिकल 21 और घूमने का अधिकार यानी आर्टिकल 19 छीना जा रहा है मुझे मेरा प्रिवेंटिव डिटेंशन करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत नैरो व्यू लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सिर्फ ये देखेंगे कि आर्टिकल 22 में लिखा प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कानून आर्टिकल 19 या 21 के हिसाब से फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना कचरा कर दिया उस समय। ये बोला सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे कि आर्टिकल 22 में जो प्रोसीजर दिया हुआ है आपको अरेस्ट करते वक्त, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करते वक्त, वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस जजमेंट ने ना आर्टिकल 22 को एक ऑथोरिटेरियन पीनल कॉलोनी यानी एक ऐसी जगह बना दिया जहां पे ना बाकी जो फंडामेंटल राइट्स थे ना वो गायब हो जाते हैं, समझ गए। तो ये पूरा केस था। फिर देखो एक और केस का जिक्र किया जाता है, ये मेनका गांधी वाला केस था। ये रहा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बाउंस बैक किया, क्रांति लेके आया सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने ये बोला, देखो आर्टिकल 14, 19 और 21 ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ये गोल्डन ट्रायंगल है। तो कोई भी कानून जो आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी छीनता है, उसे देखो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। यानी प्रोसीजर सिर्फ प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर बल्कि फेयर भी होना चाहिए, जस्ट भी होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। यानी यहां से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकल के आया। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने जो भी प्रोसीजर बनाया, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो, बस वो प्रोसीजर देखेगी कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोसीजर है, जो कानून है, वो अपने आप में सही है या गलत है। तो यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट आया। फिर देखो 1982 में एक और केस आया, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस में ना कोर्ट ने फिर से पलटी मार दी। मतलब इस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में कोर्ट वापस ए के गोपालन लॉजिक पर चल पड़ा और फिर से नैरो व्यू लिया। कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को हम आर्टिकल 14, 19 और 21 के फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल टेस्ट पर नहीं परखेंगे। समझ रहे हो, पलटू राम बन गया सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखो राइटर ये बोलते हैं, आपने ना एक मूवी देखी होगी टॉम क्रूज की, माइनॉरिटी रिपोर्ट। पुरानी मूवी है, हाँ इतनी पुरानी भी नहीं है, 2022 में आई थी। 2022 में आई थी, नो 2022 बोल रहा हूँ, 2002 में आई थी। 2022 तो अभी 2-3 साल पहले की बात है। 2002 में ये मूवी आई थी टॉम क्रूज की, माइनॉरिटी रिपोर्ट। उस फिल्म में ना एक स्पेशल पुलिस यूनिट होती है, उस पुलिस यूनिट का नाम था प्री क्राइम। वो ना 3 प्री कोग्स की मदद से ना मर्डर होने से पहले ही मर्डरर को पकड़ लेती है। मतलब प्री कोग मतलब भविष्य देखने वाली मशीन, समझ गए। तो वो जो स्पेशल पुलिस यूनिट थी ना, एक मशीन की सहायता से मर्डर होने से पहले ही मर्डरर को पकड़ लेती है और हीरो एक ऐसे मर्डर के लिए पकड़ा जाता है जो उसने अभी तक किया ही नहीं। ये बिल्कुल प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा है।
यहां पे स्टेट यानी सरकार ही प्री कोक बन जाती है, मतलब बिना जुर्म के सजा। आपको पकड़ा जाता है उस काम के लिए जो आपने किया नहीं है, बल्कि जो आप कर सकते हो। देखो, कानून का सबसे बड़ा रूल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन यहां पे उल्टा है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और प्रूव करने का मौका भी नहीं मिल पाता। ये सब देखो डिटेनिंग अथॉरिटी जैसे डीएम या फिर पुलिस कमिश्नर के सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी अगर उन्हें लगता है कि आप खतरा हो तो आपको बंद किया जाएगा। उनका लगना ही काफी है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं चाहिए, बस डीएम या पुलिस कमिश्नर को लग रहा है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना अभी आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली, ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल बन गई है। तो यहां पे दो चीजें हैं, एक है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है लैंड ऑर्डर। आर्टिकल 22 में यह बोला गया है कि पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तब किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन उसका किया जा सकता है। लेकिन राइटर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के केस में यह बोला, केस का नाम भी दिया हुआ है धान्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, धान्या एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम हो ना तभी आप किसी को गिरफ्तार करो, नॉर्मल लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तब मत करो। मतलब आपको किसी पे शक है ना, वो दंगे वगैरह भड़का रहा है, दंगे हो सकते हैं, कोई लीडर है जो दंगा फैला रहा है, तब आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन करो। समझ गए? अब नॉर्मल आपको शक है कि कोई चोरी कर सकता है या फिर गुंडागर्दी कर सकता है, तो ये लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। सिर्फ लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पे आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते। तो फर्क है, पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम मतलब दंगे, कम्युनिटी टेंशंस, इसके बेस पे आप किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट सिंपल लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि कोई चोरी कर सकता है, कोई किसी को थप्पड़ मार सकता है और आपने उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, गलत। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना यहां पे फर्क क्लैरिफाई करवाया कि पब्लिक ऑर्डर क्या है, लैंड ऑर्डर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये सिंपल लैंड ऑर्डर की समस्याओं के लिए नहीं है, पब्लिक ऑर्डर जैसे गंभीर मामलों के लिए है। कई बार तो देखो इवन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करवाने के लिए भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर का खतरनाक इस्तेमाल हुआ है, तो जो कि गलत है। समझ गए? ये पूरा कंसेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला काफी बढ़िया था आर्टिकल। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।